सभी बच्चों का देव क्लासेस स्पेशल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी वर्ग के बच्चे लाभ ले सकते हैं। इससे ऊपर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट या किसी भी भर्ती एग्ज़ाम के बच्चे भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो ईवीएस है वो हर कक्षाओं में पूछी जा सकती है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको आना ही आना है। इसके अतिरिक्त एमए, एमएससी में भी और बीएससी में भी इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि सभी जगह कंपलसरी कर दिया गया है ईवीएस का एक पेपर। तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका लाभ लें। देखिए, संसाधन प्रबंधन है, इसके अंतर्गत में पूछा जाता है आपसे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिन्हें हमें प्रकृति ने दिया है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन जिसे प्रकृति ने हमें दिया है क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते समाप्त और एक होते असमाप्त। जो एक निश्चित समय में समाप्त हो जाए वो समाप्त संसाधन कहलाते हैं, और जो कभी न खत्म हो, जिनकी मात्रा बहुत अधिक है, वो क्या कहलाते हैं? असमाप्त। ठीक है, जैसे कोयला भी आपको प्रकृति ने दिया है, पेट्रोलियम भी आपको प्रकृति ने दिया है, वायु भी आपको प्रकृति ने दिया है, सूर्य भी आपको प्रकृति ने दिया है। लेकिन यहाँ पर टिकेगा क्या? सूर्य और जो वायु है ये टिकेगी, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम इसके एक निश्चित भंडार है और समय से पहले खत्म भी हो जाएंगे। अगला है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता है, ताकि अगली पीढ़ियों तक इनको सुरक्षित रखा जा सके। अगला प्रश्न है जिसमें बन सकता है गंगा कार्य परियोजना। यह परियोजना करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, गंगा कार्य परियोजना ये आपसे पूछी जा सकती है। ये सन 1985 में चालू हुई थी और ये गंगा के जो अशुद्धिकरण थी, जितनी भी मतलब गंदगी है उसको सुधारने के लिए किया गया था। इसकी जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु ये चीज़ की जाती है। इसमें आपको क्या करना होता है? जल के पीएच को आप देखते हैं और जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है की उपस्थिति के जल में संशोधित होना दिखाता है। तो ये चीज़ों को देखा जाता है शुद्ध करने के टाइम पे कि ये चीज़ें मानव के लिए हानिकारक हैं तो ये हैं तो नहीं है, अगर हैं तो उनको सुधारा जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर क्या हैं? 3 आर है। ठीक है, पहला है आपका कम उपयोग, किसी भी प्राकृतिक संसाधन का कम से कम उपयोग करना है। पुनः चक्रण, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो पुनः प्रयोग में आ सकें। और पुनः उपयोग, तो कम उपयोग का मतलब है जब आवश्यकता ना हो तब आपको पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर देना है। टपकते नल को ठीक तरीके से सुधारना है या बंद करना है। आहार भोजन को फेंकना नहीं है। कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों को अलग करके आवश्यकता अनुसार दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और पुनः उपयोग का मतलब ये चीज़ों को फेंकने के पहले उनका बार बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ उपयोग में आने वाली तो भी आप उसको फेंक दें। इसमें है कि पुनः इस्तेमाल या उपयोग करना पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्या होती है? बचत होती है। इसमें देखिएगा, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये बहुत सीमित है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए हमें इनको संभाल के रखने की आवश्यकता है। संपोषित विकास किसे कहते हैं? संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के संसाधनों की संरक्षण भी करती है। संपोषित विकास, हालांकि ये कभी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार।
इसके बाद में वन्य जीव संरक्षण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक प्रश्न, दो प्रश्न तो बनते ही हर हालत में है। वन्य जैव विविधता के तप्त स्थल हैं, ये पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के तप्त स्थल कौन है। जैव विविधता के तप्त स्थल कौन है? तो ये जो वन है वो जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्रकृति संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व समाप्त हो सकता है हमारा। जैव विविधता का मतलब क्या है? जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज मतलब जातियों हैं, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु। तो इसके अंतर्गत में सभी वो चीज़ें आ जाती हैं जो जीवित अवस्थाओं में हैं। और तप्त स्थल किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती हैं। ठीक है, तो वन भी हमारी एक क्या है? संपदा है, इसलिए उसको तप्त स्थल कहा गया है। इसका मतलब गर्म जगह से मत समझ लीजिएगा। ये देखिए, ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वन संरक्षण में क्या भूमिका है? एक है आपका खेजरी वृक्ष। ये अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1931 में राजस्थान के जोधपुर में एक जंगल में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। तो ये आपका पूछा जा सकता है, वन संरक्षण में जो मुख्य भूमिका किसकी थी? अमृता देवी बिश्नोई की थी। इसने सन 1931 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 367 लोगों के साथ, मतलब एक दो नहीं, 367, सॉरी 67 क्या मैंने 363 लोगों के साथ अपने आप को इसने समाप्त कर दिया था। तो ये आपका पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है खेजरी वृक्ष को लेकर। ठीक है, भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो कि उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो अमृता देवी, अब ये प्रश्न बनता है आपका कि अमृता देवी बिश्नोई जो थी, उन्हें अपने आप को कब बलिदान किया था? तो 1731 में किया था। कितने लोगों के साथ किया था? 363 लोगों के साथ किया था। कहाँ किया था? जोधपुर के एक गांव में किया था। किसके लिए किया था? खेजरी वृक्ष के लिए किया था। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगला है चिपको आंदोलन। तो ये मान के चलिए कि चिपको आंदोलन के बिना तो कोई पेपर ही नहीं बनता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो चिपको आंदोलन में देख लीजिए, ये आंदोलन गढ़वाल जो था उत्तराखंड में है, ये रेनी नामक गांव में हुआ था। ये प्रश्न पहला बन सकता है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? यह रेनी नामक गांव से हुई थी। ये गढ़वाल में पड़ता है। वहाँ की महिलाएं उस समय वन पहुँच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष को काटने पहुँच गए थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदाय में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब ये, इससे कुछ प्रश्न बने कि यह चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये रेनीनामा गांव से शुरू हुआ था। ये रेनीनामा गांव, ये चिपको आंदोलन किस राज्य से? गढ़वाल से है। और इसको किसने शुरुआत किया था? तो इसको वहाँ की जो महिलाओं ने है, महिलाओं के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। जो प्राथमिकता उन्हीं के द्वारा हुई थी। किस लिए किया गया था? ये वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। और इसमें से एक प्रश्न आपका बन सकता है, पश्चिमी बंगाल के वन विभाग से 6 साल के वृक्षों को अरावली क्षेत्र में रखा। वैसे ये प्रश्न आया नहीं है आपका, तो हम विशेष जो नहीं डालेंगे इसमें। एक ये प्रश्न है आपका, सभी के लिए जल, ये तो परियोजना भी चल रही इस समय। तो जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्षा जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। बांध पूछा जा सकता है। ये पूछी जा सकती है कि बांध कहाँ पर है? तो एक टेहरी बांध है जो भागीरथी मतलब गंगा नदी में बनाया गया है। एक सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी में बनाया गया है। एक भाखड़ा नागल बांध है जो सतलुज नदी में बनाया गया है। तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। ये बहुत प्रश्न आते हैं। टिहरी बांध कहाँ पर है?
गंगा नदी में है, इसको भागीरथी भी कहते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी में है। भाखड़ा नागल बांध क्या है? सतलुज नदी में है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में बनने वाला बांध कौन सा है, तो ये टेहरी हो जाएगा। नर्मदा नदी में बनने वाला बांध सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, और सतलुज नदी में बनने वाला बांध भाखड़ा नागल बांध आपका हो जाएगा। बांधों से लाभ तो सबको पता है, बांधों से हानियाँ भी लगभग सबको पता है। हानियाँ देख लीजिए, लाभ तो पता ही है। सिंचाई के काम में आता है, विद्युत उत्पादन में आता है, और जल विस्तार में आता है। हानि क्या है? बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, मतलब लोगों की ज़मीनें चली जाती हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पैसा मिल गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैसी? क्योंकि वहाँ पर वनों का क्षय हो जाता है, जैव विविधता की हानि होती है, और पर्यावरण संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। ये थोड़ा सा हानियाँ भी इससे। आर्थिक समस्याएं क्या है? जनता का अत्यधिक ध्यान लग जाता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है। जल संग्रहण, इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल को कैसे संचित किया जाए, ये तरीके हैं इसमें। संचित करने के कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे खादन या बड़े पात्र, ये राजस्थान में चलते हैं। बंधारा से ताल महाराष्ट्र में चलते हैं। बंथिस मध्य प्रदेश में चलते हैं। आहार पान बिहार में चलते हैं। एरिस तमिलनाडु में चलते हैं। कुल्ल हिमाचल में चलते हैं। बावड़ी दिल्ली में चलते हैं। लेकिन ये चीज़ें पूछी नहीं गई हैं, तो हम आपको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इसमें। भौम जल पूछा जाता है। अब कई लोगों को भौम जल नहीं पता होगा, तो भौम का मतलब होता है भूमि। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ बताइए। पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, यह कुएं को भरता है, नमी को पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है, ये जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित करता है। यदि आप भूमि में जल का संरक्षण करते हैं तो इसके इतने लाभ आपके लिए हैं। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में देख लीजिए। कोयला और पेट्रोलियम नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। इसका मतलब है कि इसको जो प्रकृति में पाया जाता है, कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा अगर लगातार हम लोग इसका उपयोग में ले रहे हैं। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। यह जो कोयला है 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पतियों के अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे उनके मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ है। तो पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लग गए हैं। कोयला के लिए बताया गया है कि कोयला मात्र 40 वर्षों तक ही उपलब्ध रहा 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रहेगा, इसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। और पेट्रोलियम के लिए बताया गया है कि अगले स्तर में सिर्फ 40 वर्षों तक ही मिल पाएगा, इसके बाद में पेट्रोलियम की मात्रा लगभग समाप्त हो जाएगी, इसलिए इनको संरक्षण की आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं? इनसे वायु प्रदूषण होती है, मतलब कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो पानी को क्या करती है? प्रदूषित करती है। बीमारियाँ कौन कौन सी फैलती हैं? इसमें दमा हो गई, खांसी हो गई, इसकी बीमारी फैलती हैं। जीवाश्म ईंधन को सीमित कर सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब अगर मिट्टी के तेल से आप लोग दिए जलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए कि जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग ना हो उनका स्विच बंद कर दें, मतलब बिजली बचेगी। घरों में ज़्यादा से ज़्यादा CFL या LED का प्रयोग करें, जिससे बिजली की बचत होगी। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, मतलब आप निजी लेकर चलेंगे तो आप अकेले चलेंगे, फिर भी उतना पेट्रोल लगना है, और उतने पेट्रोल में यदि आप बस का सफ़र करते हैं तो कम से कम 100 लोग सफ़र कर सकते हैं, इसलिए कम से कम 99 गाड़ियों का जो धुआं होगा, जो खर्च होने वाला तेल होगा वो बचेगा, और उसके धुएँ से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके तो सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे आपके लाभ हैं। इसमें से जो कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं आपके, प्राकृतिक गैस और LPG को छोड़कर
कोई अन्य स्वच्छ ईंधन लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधन लिखिए। भौम जल में वृद्धि के लिए सबसे प्रचलित तकनीकी कौन सी है? 2 अक्षय मतलब असमाप्त, जो समाप्त न हो उन संसाधनों के नाम लिखिए। कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में जल संशोधित होना दिखाता है? CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैव विविधता किसे कहते हैं? और इसके बाद में संपोषित विकास से आप क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययिता क्यों बरतनी चाहिए? बांध बनाने से होने वाली हानियाँ। पर्यावरण को बचाने में 3R कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन के दहन से हमारे पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है? वे बांध जिन पर ये बांध जिन पर बनाए गए हैं उन नदियों के नाम लिखना। टेहरी बांध कहाँ पर बनाया गया? भाखड़ा बांध कहाँ पर है? इसके नाम लिखना है। चिपको आंदोलन के विषय में आपको बताना है। वर्षा जल संचयन क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोयला पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों के बचाने के कोई 5 उपयोग। इतने प्रश्न हैं आपके जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, जो इस अध्याय से जुड़े हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, जिसने ना किया हो। नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद सपोर्ट के लिए।